नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि सामान्य जागरूकता का हम प्रश्न करा रहे हैं, जिसमें से हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया है और आज का जो वीडियो है पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले का अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके पिछला वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ बात करें दोस्तों अंकित भाटी की सर की जो बुक है, इसमें से हमने सभी वीडियो को कंप्लीट कर दिया, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, आपका मैराथन और इकोनॉमिक्स का हो गया, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, सबका वीडियो अपलोड कर दिया गया है। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके पिछला वीडियो देख सकते हैं हर एक सब्जेक्ट का। ठीक है, तो चलिए आज का हम वीडियो शुरू करते हैं पार्ट नंबर 2 से। सामान्य जागरूकता का पार्ट 2 है दोस्तों। एक वीडियो में हम 100 प्रश्न कराते हैं, जिसमें से हमने कल के वीडियो में 100 प्रश्न कराया था और आज के वीडियो में भी 100 प्रश्न कराए जाएंगे। ठीक है, और बचेगा जो प्रश्न तो अगले वीडियो में कवर कर लिया जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो पर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो कल का जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमने 100 प्रश्न करा दिए थे और आज का जो है प्रश्न संख्या 101 से शुरू करेंगे। तो ठीक है, आज का प्रश्न है 101 से। इसमें शुरुआत किया जाए तो इसमें पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि सार्क की पहली बैठक कहाँ हुई थी। सार्क जो संगठन है उसकी बैठक पहली बार कहाँ हुई थी। एक मिनट दोस्तों। ठीक है, बताइए सार्क की पहली बार बैठक कहाँ हुई थी। ऑप्शन आपके सामने है। ढाका बांग्लादेश में, बेंगलोर भारत में, काठमांडू नेपाल में, इस्लामाबाद पाकिस्तान में। पूछा गया है कि सार्क की बैठक जो है पहली बार कहाँ आयोजित की गई थी। तो यह किया गया था दोस्तों ढाका, जो कि बांग्लादेश में है। कहाँ है? ढाका बांग्लादेश में। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि हेमिस गोप्पा नामक मठ कहाँ स्थित है। हेमिस गोप्पा जो नामक मठ है यह कहाँ स्थित है। तो इसकी बात किया जाए तो यह लद्दाख में स्थित है। हेमिस गोप्पा मठ जो है यह लद्दाख में स्थित है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा जा रहा है। चलिए इसमें अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत का कौन सा शहर प्रसिद्ध है जो फलकनुमा पैलेस का घर है। फलकनुमा पैलेस का घर किसे कहा जाता है दोस्तों, कहाँ प्रसिद्ध है। यह है आपका हैदराबाद में। कहाँ से? हैदराबाद में। ऑप्शन डी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, कह रहा है कि पोटला पैलेस जो कि एक भवन है किससे संबंधित है। पोटला पैलेस जो है यह किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा पोटला पैलेस, यह दलाई लामा से संबंधित है। ऑप्शन दूसरा हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है कि अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में है। अलाई दरवाज़ा जो है किस विश्व विरासत स्थल में है, यह हमको बताना है। तो कहाँ है अलाई दरवाज़ा दोस्तों? तो यह कुतुब मीनार में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उसी प्रकार अगला प्रश्न है कि भारत में विश्व धरोहर स्थलों में संख्या के आधार पर कौन सा स्थल है। भारत जो है विश्व धरोहर स्थलों में संख्या के आधार पर किस स्थान पर आता है। तो भारत जो है आता है दोस्तों यह 6वें स्थान पर आता है। कितने स्थान पर? 6वें स्थान पर है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा लोक नृत्य हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है। बताना है कि हरियाणा राज्य से किसका संबंध नहीं है इनमें से। ऑप्शन है आपके सामने, धमाल है, खोरिया है, झूमर है, जावरा है। पूछा गया है कि हरियाणा का लोक नृत्य नहीं है। तो हरियाणा का जो लोक नृत्य नहीं है दोस्तों यह जवारा जो है हरियाणा का लोक नृत्य नहीं है। कह रहा है निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य इनमें से कौन है। सभी को पता होगा कथक जो है यह उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत में नृत्य, नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अकादमी जिम्मेदार है। कौन सी अकादमी जिम्मेदार होती है दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, ललित कला अकादमी, साहित्य अकादमी, राष्ट्रीय नाटक स्कूल, संगीत अकादमी। तो भारत में नृत्य और नाटक संगीत के विकास को बढ़ावा देने के लिए जो जिम्मेदार होती है यह संगीत अकादमी होती है दोस्तों। ऑप्शन डी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है।
सभी को पता होगा 11 जुलाई को जो है अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने 111 नंबर का। ठीक, इसमें पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? यह मनाया जाता है आपका 8 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि वैश्विक स्तर पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। वैश्विक स्तर पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। कब मनाया गया था दोस्तों पहली बार? तो यह मनाया गया था 21 जून 2015 को। ठीक है, 21 जून 2015 को मनाया गया था। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है 21 फरवरी, 27 जुलाई, 5 अगस्त, 8 सितंबर। तो विश्व साक्षरता दिवस जो मनाया जाता है, अगला प्रश्न है विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने है 21 अप्रैल को, 23 मई को, 18 जून को, 29 जुलाई को। तो विश्व बाघ दिवस जो मनाया जाता है यह 29 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कह रहा कि पृथ्वी ओवरशूट दिवस 2018 कब था? कह रहा कि पृथ्वी ओवरशूट दिवस 2018 कब था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1 अगस्त को। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में 31 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? 31 अगस्त को किस देश ने स्वतंत्रता दिवस मनाता है, कौन सा देश है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इनमें से जितने भी देश दिए गए हैं सभी जो है 31 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बात करते हैं। ठीक है, इसमें कह रहा है कि विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है आपका? यह मनाया जाता है 21 मार्च को जो है विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है दोस्तों? 12 से 19 जनवरी को, 2 से 8 अक्टूबर को, 21 से 29 मार्च को, 7 से 15 नवंबर तक। तो वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है, यह आपका मनाया जाता है दोस्तों 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच में। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, पूछा गया है कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो राष्ट्रीय खेल दिवस के जब भी प्रश्न पूछे तो यह आपका 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद के जयंती पर दोस्तों। तो उसी प्रश्न के आगे आपका है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न है आपके सामने, मानवाधिकार दिवस है यह कब मनाया जाता है दोस्तों? तो मानवाधिकार दिवस की बात किया जाए तो यह 10 दिसंबर को जो है मानवाधिकार दिवस आपका मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस की अगर बात किया जाए तो यह 25 जनवरी को मनाया जाता है आपका राष्ट्रीय मतदाता दिवस। चलिए अगला प्रश्न है कि यूएनओ ने 11 जुलाई को किस रूप में मनाने का निर्णय लिया है? यूएनओ जो है 11 जुलाई को किस रूप में मनाने का निर्णय लिया है दोस्तों? यह पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में 11 जुलाई को मनाया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, देखते हैं। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य ने चिड़ियाघरों एवं हिरण उद्यानों में जंगली जानवरों को अधिग्रहण की योजना शुरू की है? कौन सा राज्य किया है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हरियाणा राज्य ने किया है। चलिए अगला प्रश्न है कि श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 1 मई को मनाया जाता है श्रमिक दिवस। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पंडित शिव कुमार शर्मा किसके वादक हैं? पंडित शिव कुमार जो शर्मा है क्या बजाते हैं, यह हमसे पूछा गया है। तो पंडित शिव कुमार शर्मा की जब भी बात किया जाए तो यह संतूर बजाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया कि प्रसिद्ध वादक उस्ताद विंदा खान द्वारा बजाने वाला जो वाद्य यंत्र है क्या बजाते हैं, यह हमसे पूछा गया है कि प्रसिद्ध वादक के जो है उस्ताद विंदा खान हैं यह क्या बजाते हैं? तो यह बजाते हैं दोस्तों सारंगी बजाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि
तेर ताली का लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तेर ताली की बात किया जाए तो यह राजस्थान का लोक नृत्य है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि श्रीमती जो है यन राजम का संबंध निम्नलिखित में से किस एक वाद्य यंत्र से है? जो श्रीमती यन राजम है इनका संबंध किस चीज से है दोस्तों, किस वाद्य यंत्र से है? तो इनके संबंध की बात किया जाए तो इनका संबंध जो है वायलिन से, क्या है, वायलिन से है। ऑप्शन दूसरा हमारा सही होगा कि जिस श्रीमती जो यन राजम है यह वायलिन बजाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 29 नंबर का 129। पूछा गया कि प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान क्या बजाते हैं दोस्तों? सभी को पता होगा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है शहनाई बजाते हैं। उसी प्रकार में आपका अगला प्रश्न है, पूछा गया कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य को विदेशों में किसने लोकप्रिय बनाया है, ये हमसे पूछा गया है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य को विदेशों में किसने लोकप्रिय बनाया है, यह हमसे पूछा जा रहा है। तो लोकप्रिय बनाने वाले जो हैं उदय शंकर हैं। पूछा जाएगा कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य को विदेशों में किसने लोकप्रिय बनाया, तो उदय शंकर ने बनाए हैं। चलिए इसी प्रकार अगला प्रश्न है, कह रहा है कि बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? बिरजू महाराज की बात की जा रही है, तो बिरजू महाराज का जो संबंध है दोस्तों यह कथक से है। किससे है? कथक से संबंधित है इनका। ठीक है, उसी प्रकार अगला प्रश्न है कि उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत के किस वाद्य यंत्र से है? उस्ताद जाकिर हुसैन क्या बजाते थे दोस्तों? तो उस्ताद जाकिर हुसैन की जब भी बात आए तो यह बजाते थे तबला। क्या बजाते थे? तबला बजाते थे। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा मोहिनी अट्टम नृत्य रूप निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? मोहिनी अट्टम की बात किया जा रहा है, तो मोहिनी अट्टम का संबंध आपका दोस्तों केरल राज्य से है। किसे है? केरल राज्य से संबंधित है मोहिनी अट्टम। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। ठीक, इसमें पूछा गया है, केरल दिया गया था, तो केरल या ऑप्शन बी वाला हमारा सही हो जाएगा। और आगे प्रश्न है अगला, इसमें पूछा गया कि किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने प्रथम बार ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त किया? पहली बार ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त करने वाली कौन महिला है, यह हमसे पूछा गया है। तो पहली बार जो पदक प्राप्त करने वाली हैं यह है आपकी कर्णम मल्लेश्वरी हैं। कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी दोस्तों। और उसी बाद अगला प्रश्न है कि किस भारतीय खिलाड़ी ने वर्ष 2016 की ओलंपिक प्रतियोगिता में बॉक्सिंग खेल हेतु योग्यता प्राप्त की थी? बॉक्सिंग खेल हेतु योग्यता कौन प्राप्त किए थे, ये हमसे पूछा गया है। तो बॉक्सिंग के लिए कौन थे? शिवा थापा थे। कौन थे? शिवा थापा। ऑप्शन जो होगा सी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा गया है कि कौन से शहर ने वर्ष 2022 की शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक की मेजबानी किया है? प्रश्न है आपके सामने कि कौन से शहर ने वर्ष 2022 की शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक की मेजबानी किया है? कौन सा है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो 2022 की यह किया था बीजिंग। ऑप्शन सी, हाँ ये पहला हमारा सही होगा, बीजिंग किया है चीन में। अगला प्रश्न है कि गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में इनमें से कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा था? कौन सा देश रहा था दोस्तों पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर? तो यह रहा आपका ऑस्ट्रेलिया था। ठीक है, उसी प्रकार अगला प्रश्न है कि 21वें राष्ट्रमंडल खेलों 2018 का आदर्श वाक्य क्या था? 21वें राष्ट्रमंडल खेलों 2018 का आदर्श वाक्य क्या था, यह हमसे पूछा गया है। तो इसका आदर्श वाक्य जो था शेयर द ड्रीम था। क्या था? शेयर द ड्रीम। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने से पूछा गया है कि कुछ वर्ष पहले किस एशियाई देश ने अपना राष्ट्रगान बदल दिया है? कौन सा देश है अभी कुछ दिन पहले अपना राष्ट्रीय जो है राष्ट्रगान है अपना बदल दिया है? कौन सा देश है? इसका सही आंसर जो हो जाएगा नेपाल है, अपना राष्ट्रगान बदल दिया दोस्तों। ठीक है, नेपाल अपना राष्ट्रगान बदल दिया और यह बात है 3 अगस्त 2007 की बात है। ठीक है, 3 अगस्त 2007 से जो नेपाल है यह अपना राष्ट्रगान बदल दिया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 140 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप जो है पानी की गुणवत्ता में गिरावट आई है?
निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप पानी की गुणवत्ता में गिरावट आई है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि गंदे पानी का सही से निपटान ना करना। ठीक है, गंदे पानी का सही से निपटान ना करना। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा गया है कि भारत की आयोनिका पाल निम्नलिखित में से किस खेल का प्रतिनिधित्व करती हैं? जो भारत की आयोनिका पाल है यह किस खेल से संबंधित है, यह हमसे पूछा गया है। आयोनिका पाल की बात किया जाए तो यह निशानेबाजी से संबंधित है। ऑप्शन पहला हमारा सही हो जाएगा कि निशानेबाजी से यह संबंधित है। अगला है कि 2019 में यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब कौन व्यक्ति ने जीते हैं? तो यह जीतने वाले हैं आपके राफेल नाडाल ने जी हैं। कौन है? राफेल नडाल है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस देश ने वर्ष 2015 का डेविस कप खिताब जीता है? 2015 का डेविस कप खिताब जीता है कौन व्यक्ति है? तो कौन देश के बारे में पूछा जा रहा है कि 2015 का डेनिस कप खिताब किसने जीता है, कौन सा देश जीता है? तो इसको जीतने वाला जो है ग्रेट ब्रिटेन है। ऑप्शन डी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उसी प्रकार है आपका सर्व और वाली शब्द का किस खेल से जुड़े हैं? सर्व और वाली जो ये शब्द हैं किस खेल से जुड़े हैं? तो यह जुड़े हैं आपके टेनिस खेल में प्रयोग किया जाता है सर्व और वाली शब्द का। अगला प्रश्न है कि भारतीय फुटबॉल के कप्तान, ऑप्शन खाली स्थान दिया गया कि अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी के साथ सक्रिय खिलाड़ियों के बीच सर्वाधिक गोल करने वाले दूसरे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बन गए हैं। कौन व्यक्ति हैं दोस्तों? तो यह हैं आपके सुनील छेत्री हैं। कौन है? सुनील छेत्री। अगला प्रश्न है कि भारतीय फुटबॉल का निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आरंभ 1945 में हुआ था? भारतीय फुटबॉल की निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आरंभ जो है 1945 में शुरू हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1945 में जो शुरुआत की गई थी यह किया गया था DSM कप का। किसका? DCM कप का शुरुआत किया गया था 1945 में। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, पूछा जा रहा है कि आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों के लिए नया साल चैत महीने में शुरू होता है। आंध्र में इन्हें उगादी कहा जाता है और इसे महाराष्ट्र में किस नाम से संदर्भित किया जाता है? यह हमसे पूछा गया है कि आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों का नया जो साल शुरू होता है, नया वर्ष शुरू होता है, चैत महीने से शुरू होता है और जिसे आंध्र प्रदेश में इसे उगादी कहा जाता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में उगादी कहा जाता है और महाराष्ट्र में इसे किस नाम से जाना जाएगा, यह हमसे पूछा गया है। तो महाराष्ट्र में जाना जाता है दोस्तों गुड़ी पड़वा से। क्या नाम से? गुड़ी पड़वा से नाम से जाना जाता है जो चैत महीने की शुरुआत होती है। अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा गया कि वाराणसी के शास्त्रीय हिंदुस्तानी गायक का नाम बताइए जिन्हें प्रसिद्ध सारंगी वादक सियाजी मिश्रा ने गोद लिया था। किसे लिए थे दोस्तों सियाजी मिश्रा गोद? यह लिए थे सिद्धेश्वरी देवी को। किसको लिए थे? सिद्धेश्वरी देवी को। अगला प्रश्न है आपके सामने, पूछा गया कि राधा और कृष्णा की पूजा से जुड़े किस नृत्य रूप में स्त्रियां अपने सिर पर तेल का दीपक रखकर नृत्य करती हैं? किस में दोस्तों, किस नृत्य में जो है स्त्रियां जो हैं अपने सिर पर तेल का दीपक रखकर नृत्य करती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तेल का जो दीपक रखकर नृत्य करती हैं, और यह इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या होगा दोस्तों? चरकुला होता है। चरकुला में जो है महिलाएं जो होती हैं सिर पर तेल का दीपक रखकर नृत्य करती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 150 नंबर का। निम्नलिखित पंक्तियों में उत्तर प्रदेश के किस लोक नृत्य के बारे में ये बात कही जा रही है? कह रहा है कि यह संतुलन का एक कठिन कार्य है जहां पर्दे में एक महिला नर्तक लड़की के पिरामिड मंच पर 108 तेल के लैंप को अपने सिर पर रखकर प्रदर्शन करती है। गीत मुख्य रूप से इस क्षेत्र में पैदा हुए भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा के और सम्मान के लिए लिखे गए हैं।
यह किसकी बात किया जा रहा है, किस नृत्य की दोस्तों? यह बात किया जा रहा है चरकुला नृत्य की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 151 नंबर का, कह रहा है कि घूमर जो नृत्य है इसका संबंध किससे है? घूमर नृत्य का संबंध किस राज्य है? तो घूमर नृत्य जो है यह मनाया जाता है आपका राजस्थान में। चलिए आपके सामने है 52 नंबर का प्रश्न है, 152 नंबर का। पूछा गया है कि मधुबनी कला कहाँ की प्रसिद्ध है? मधुबनी कला है प्रसिद्ध कहाँ की है? तंजौर के, मिथिला की, हैदराबाद, भुवनेश्वर की है। पूछा गया है कि मधुबनी कला, तो मधुबनी कला का जो संबंध है दोस्तों, मधुबनी कला का, यह है मिथिला से है। हाँ, मिथिला ऑप्शन बी में हमारा दिया गया, तो बी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के पिकासो, भारत के पिकासो के तौर पर किसे जाना जाता है? पिकासो के नाम पर किसे जाना जाता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पिकासो के नाम पर मकबूल फिदा हुसैन को जाना जाता है। किसे? मकबूल फिदा हुसैन को। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 54 नंबर का, 154 है। कह रहा है कि किस सिख गुरु की जयंती गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है? गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है, किसकी जयंती मनाई जाती है? यह मनाया जाता है दोस्तों गुरु नानक देव की जयंती जो है गुरु पर्व के त्योहार के नाम से मनाई जाती है। आगे की बात करें तो पहला इसमें प्रश्न है कि कह रहा है किस राज्य में ड्री त्योहार मनाया जाता है? किस राज्य में जो है ड्री त्योहार मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने त्रिपुरा में है, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा। तो ड्री त्योहार की जब भी बात किया जाए दोस्तों तो यह मनाया जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है आपका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 56 नंबर का। पूछा गया है कि विशेष ओलंपिक्स विश्व खेल 2019 का आयोजन कहाँ में किया गया था दोस्तों, किस शहर में किया गया था, ये हमसे पूछा गया है। ओलंपिक से विश्व खेल 2019 का आयोजन जो किया गया था यह किया गया था अबू धाबी में। कहाँ किया गया था? अबू धाबी में। चलिए अगला प्रश्न है कि शतरंज की ग्रैंड मास्टर होने वाली पहली महिला कौन बनी है? शतरंज की ग्रैंड मास्टर होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यम विजय लक्ष्मी जो है यह शतरंज की ग्रैंड मास्टर होने वाली पहली भारतीय महिला है। अगला प्रश्न है आपके सामने 158 नंबर का। इसमें पूछा जा रहा है कि प्रश्न है कि 22 से 26 नवंबर 2019 तक भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना सबसे पहला दिन रात टेस्ट मैच किसके विरुद्ध खेला था? किसके विरुद्ध खेला गया था दोस्तों? तो यह बांग्लादेश के विरुद्ध खेला गया था। 59 नंबर का। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है कि आगा खान गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? आगा खान गोल्ड कप जो है किस खेल से संबंधित है? तो इसका संबंध दोस्तों फुटबॉल में किया जाता है। ठीक है, आगा खान जो गोल्ड कप है यह फुटबॉल खेल से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है पंजाब के किस गांव ने हॉकी के सर्वाधिक ओलंपिक खिलाड़ी दिए हैं? पंजाब का कौन सा गांव है जहां से दोस्तों हॉकी के सर्वाधिक ओलंपिक खिलाड़ी मिलते हैं दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पंजाब की बात किया जाए तो सारसपुर। कौन है? संसारपुर है। यहाँ से दोस्तों हॉकी के सर्वाधिक खिलाड़ी ओलंपिक में दिए गए हैं। अगला प्रश्न है कि लेब्रॉन जेम्स कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खेल खेलते हैं? जो ये हैं लेब्रॉन जेम्स हैं, यह कौन सा खेल खेलते हैं दोस्तों? तो यह खेलते हैं आपके बास्केटबॉल से इनका संबंध है। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है कि पद्मश्री से सम्मानित प्रशांति सिंह जो है किस खेल की खिलाड़ी हैं? किस खेल की खिलाड़ी हैं दोस्तों? प्रशांति सिंह है। तो इनकी बात किया जाए तो यह बास्केटबॉल की खिलाड़ी हैं। किसके हैं? बास्केटबॉल की। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि एडमिरल कप किससे संबंधित है? जो एडमिरल कप है यह किस खेल से संबंधित है, यह हमसे पूछा गया है। तो एडमिरल की बात किया जाए तो यह दोस्तों नौकायान से संबंधित है। किससे है? नौकायान से। ऑप्शन डी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका मिलान सही रूप से किया गया है? इसमें कौन सी ट्रॉफी किससे संबंधित है? बिल्कुल सही मिलान किया गया, ये हमसे पूछा गया है। तो इन ऑप्शनों में जो सही होगा दोस्तों बीसी राय ट्रॉफी जो है फुटबॉल से संबंधित है, यही हमारा जो है सही मिलान किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। पूछा गया है कि बिंबाराम निम्नलिखित में से किसमें अपने सर्वोच्च प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं? बिंबाराम जो हैं किसमें अपने सर्वोच्च प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं? किस चीज़ में?
यह जाने जाते हैं जो बिंबाराम है दोस्तों, यह धनुष विद्या के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 66 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम जो है यह कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में है, हैदराबाद में है, इलाहाबाद में, या फिर कानपुर में है? तो लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम की जब भी बात किया जाए तो यह हैदराबाद में स्थित है। कहाँ है? हैदराबाद में। फिर पूछा गया कि जल्लीकट्टू जो है किसके साथ जुड़ा हुआ है? जल्लीकट्टू जो है किसके साथ जुड़ा हुआ है? इसका सही आंसर होगा पोंगल के साथ यह जुड़ा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि कह रहा कि मोटो जीपी चैंपियनशिप किस खेल, दौड़ या रेस के लिए आयोजित की जाती है? मोटो जीपी चैंपियनशिप किस खेल के लिए की जाती है, आयोजित की जाती है? यह किया जाता है मोटरसाइकिल रेसिंग के लिए। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 69 नंबर का, 169 का। कह रहा है कि भारत में इन पड़ोसी देशों में से कौन सा देश गलत तरीके से अपने राष्ट्रीय खेल से मिलान किया गया है? किस देश का जो है गलत तरीके से मिलान किया गया है, यह हमसे पूछा गया है। तो इनमें से जो गलत मिलान है इसका सही आंसर हो जाएगा जो बांग्लादेश है। इसका क्रिकेट से संबंध नहीं है, इसका संबंध जो है कबड्डी से है दोस्तों। किससे है? कबड्डी से है। तो यही हमारा जो है गलत मिलान किया गया है। ठीक है, डी वाला, बी, सी वाला जो है, बी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बात करें दोस्तों अफगानिस्तान का दिया गया है बुजकाशी। बुजकाशी जो राष्ट्रीय खेल है इसमें दोस्तों बकरी पकड़ना पड़ता है जंगल में। यह जो बुजकाशी खेल है इसमें जो है बकरी को पकड़ना पड़ता है, बकरी को जंगल में छोड़ दिया जाता है, उसको जो पकड़ के पहले लाता है वही विजयी माना जाता है, वही जीतता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा जा रहा है कि कह रहा कि पोकेमान गो जो है, पोकेमान गो जो हाल ही में बड़ी सुर्खियों में रहा, किससे संबंधित है? पोकेमान गो किससे संबंधित है दोस्तों? यह संबंध इसका है मोबाइल गेम से है। किससे संबंधित है? मोबाइल गेम से। चलिए अगला प्रश्न है, अंटार्कटिका में भारत में कितने अनुसंधान स्टेशन हैं? अंटार्कटिका में भारत के कितने अनुसंधान स्टेशन हैं, यह हमसे पूछा गया है। तो भारत के टोटल जो है 3 अनुसंधान केंद्र हैं, जिसमें से है दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री, भारती है। तीनों हैं दोस्तों, दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री, भारती है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, कह रहा कि निम्न प्रदूषक एजेंटों में से कौन सा एजेंट ओजोन परत के छेद बनाने के लिए जिम्मेदार है? ओजोन परत में छेद बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 73 नंबर का, देखते हैं 173 का है। इसमें पूछा जा रहा है कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था अवस्थित है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है दोस्तों? भोपाल में है, पटना में है, कानपुर में, या फिर आपके हैदराबाद में स्थित है? तो दलहन की जब भी बात किया जाए तो यह आपके कानपुर में स्थित है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, भारतीय कपास अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? भारतीय कपास अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? हैदराबाद में है, नागपुर, हरियाणा, पंजाब में? तो यह आपके स्थित है नागपुर में। कहाँ? नागपुर में स्थित है। चलिए इसमें मिलान करना है दोस्तों। पहला कह रहा है कि इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? यह आपके दोस्तों स्थित है हापुड़ में। पहले का दूसरा में जाएगा हापुड़ में। ठीक, उसी प्रकार पूछा है राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्था कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है आपके दोस्तों कहाँ? नोएडा में स्थित है। पूछा गया कि गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्था यह प्रयागराज में स्थित है। और उसी प्रकार हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्था जो है प्रयागराज में भी स्थित है। दोस्तों इसका मान लीजिए अगर ऑप्शन में नहीं है, जो तीसरे का चौथा हो सकता है और चौथे का पहला हो सकता है, जो ऑप्शन में दिया गया उस पर हम क्लिक करेंगे। तो ठीक है, पहले देख लेते हैं, पहले का जो है दूसरा दिया है, दूसरे का तीसरा किस ऑप्शन में दिया गया वही हमारा सही हो जाएगा। पहले का दूसरा और दूसरे का तीसरा, पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा केवल ऑप्शन ए में दिया गया, तो ए वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, कह रहा कि हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्था कहाँ है? अभी ऊपर हम मिलान में करके आए हैं, तो यह कहाँ स्थित है? प्रयागराज में स्थित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा?
डी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है इसरो का मुख्यालय स्थित है। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसरो के मुख्यालय की बात किया जा रहा है तो इसरो का मुख्यालय जो है बेंगलोर में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, BARC कहाँ स्थित है? BARC कहाँ स्थित है दोस्तों? इसका अगर फुल फॉर्म की बात किया जाए तो भारत एटॉमिक रिसर्च सेंटर, यह कहाँ स्थित है दोस्तों? यह आपके महाराष्ट्र में स्थित है, मुंबई के ट्रा में महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें पूछा गया है कि किस भारतीय महिला बल्लेबाज का भाई जिला स्तर का क्रिकेटर है? किस महिला का भाई जो है बल्लेबाज, कह रहा है कि किस भारतीय महिला बल्लेबाज का भाई जिला स्तर पर क्रिकेटर है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्मृति मंधाना के भाई हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, पूछा गया है कि किस क्रिकेट खिलाड़ी ने सर्वप्रथम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में दोहरा शतक बनाया है? दोहरा शतक बनाने वाले हैं आपके सचिन तेंदुलकर। ठीक उसी प्रकार अगला प्रश्न है आपके सामने कि टेस्ट क्रिकेट में तिहरा शतक बनाने वाला प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन है? तिहरा शतक बनाने वाले कौन है? तो वीरेंद्र सहवाग जो है यह तीसरा शतक बनाए हैं। चलिए आपके सामने 82 नंबर का प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है कि विश्व में, ठीक है, कह रहा विश्व में किस देश द्वारा क्रिकेट में सर्वप्रथम 901 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले गए हैं? प्रश्न है आपके सामने, विश्व में एक देश द्वारा क्रिकेट में सर्वप्रथम 901 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले गए हैं, कहाँ खेले गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके भारत में ही खेले गए हैं। चलिए अगला प्रश्न है 183 नंबर का, 183 का, कह रहा निम्नलिखित में से क्या जलीय निकाय में होने वाले प्रदूषण में योगदान प्रदान नहीं करते हैं? जलीय निकाय में होने वाले प्रदूषण को योगदान प्रदान नहीं करते हैं, कौन है दोस्तों? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ओजोन। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि उस भारतीय गेंदबाज का नाम बताइए जो एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 100 विकेट लेने वाला सबसे तेज भारतीय बन गया है। 100 विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय खिलाड़ी कौन है दोस्तों, ये हमसे पूछा गया है। तो सबसे तेज जो 100 विकेट लेने वाले हैं यह मोहम्मद शमी हैं। कौन है? मोहम्मद शमी, ऑप्शन सी वाला हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यह हमसे पूछा गया है कि ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है, जी बिल्कुल बात सही कह रहा है। कि गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स लखनऊ में है, यह भी बात आपकी सही है। महात्मा गांधी स्टेडियम मेरठ में है, यह बात आपकी गलत कही गई है। मेरठ में नहीं होकर दोस्तों जो महात्मा गांधी स्टेडियम है यह तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ है? तमिलनाडु में, तमिलनाडु में स्थित है। और अंबेडकर स्टेडियम दिल्ली में, यह बात हमारी सही है। हमसे पूछा गया था कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सी वाला हमारा सुमेलित नहीं था, मेरठ से ना होकर तमिलनाडु में इसका संबंध है। किसी प्रकार अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा जा रहा है कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सर्वाधिक छक्के मारकर रिकॉर्ड स्थापित कर दिए हैं? कौन व्यक्ति हैं T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सर्वाधिक छक्के मारकर रिकॉर्ड स्थापित कर दिए हैं? तो यह है आपके क्रिस गेल हैं। कौन है? क्रिस गेल हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 187 का, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन में आपके सामने है जाहिर अब्बास है, मुस्तफ़ा कमाल है, या फिर जगमोहन डालमिया है, या फिर एन श्रीनिवासन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं यह है आपके जहीर अब्बास है। कौन है? जहीर अब्बास, ऑप्शन पहला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है कि भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया था? भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया था? यह किया गया था आपके मणिपुर में, सबसे पहले किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि विश्व जूनियर एथलेटिक्स में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय महिला कौन है? विश्व जूनियर एथलेटिक्स में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? यह आपकी हैं हिमा दास है। कौन है? हिमा दास।
प्रश्न है कि के श्रीकांत ने भारत के किस खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार जीता है। जो के श्रीकांत हैं यह भारत के किस खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार जीते हैं। यह जीते हैं दोस्तों बैडमिंटन के लिए अर्जुन पुरस्कार जीते हैं। कौन? के श्रीकांत हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने पूछा गया कि द टर्बुलेंट ईयर 1980 से 1996 द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? यह हमसे पूछा गया है कि द टर्बुलेंट ईयर्स किसके द्वारा लिखी गई है। इसके लेखक की बात किया जाए तो इसके लेखक हैं आपके कौन है? प्रणब मुखर्जी हैं। ऑप्शन पहला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 92 नंबर का प्रश्न देखते हैं। ठीक है, इसमें पूछा गया है 92 नंबर का प्रश्न है कि मधुशाला किनकी कृति है। मधुशाला किसकी रचना है, यह हमसे पूछा जा रहा है। तो मधुशाला की बात किया जा रहा है तो हरिवंश राय बच्चन की है। मधुशाला, मधुबाला ये सब हरिवंश राय बच्चन की है। कह रहा है कि माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है। माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो यह लाल कृष्ण आडवाणी की है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहा है कि इसमें अगला प्रश्न है कि बेटों वाली विधवा किसके द्वारा लिखी गई है। लघु कथा है। बेटों वाली विधवा की बात किया जा रहा है तो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है। इनमें से कौन सी पत्रिका है सरोजिनी नायडू द्वारा नहीं लिखी गई है। इसका सही आंसर जो होगा द गोल्डन बर्ड है। यह सरोजिनी नायडू द्वारा नहीं लिखी गई है। इसके जो राइटर हैं, इसके लेखक हैं रॉबर्ट ए जॉनसन है। कौन? इनके किसके द्वारा? जॉनसन द्वारा यह लिखी गई है। ठीक है, जॉनसन द्वारा लिखी गई है द गोल्डन बर्ड। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने पूछा गया है कि डॉटर ऑफ द ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। डॉटर ऑफ द ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इसके लेखक या लेखक की बात की जाए तो इसे हैं बेनजीर भुट्टो हैं। कौन है? बेनजीर भुट्टो। ऑप्शन पहला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। हिंदी नाटक अंधेर नगरी के रचयिता कौन है। अंधेर नगरी के रचयिता की बात किया जा रहा है तो इसके रचयिता जो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। कह रहा इसमें पूछा जा रहा है कि व्हेन द रिवर स्लिप्स, कह रहा है कि व्हेन द रिवर स्लिप्स उपन्यास के लेखक किसके द्वारा लिखी गई है, हमसे पूछा गया है। तो यह लिखा गया दोस्तों एरेस्टीन काइन द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि सुब्रमण्यम भारती एक प्रसिद्ध क्या थे। क्या किस लिए जाना जाता है? सुब्रमण्यम एक भारतीय कवि थे दोस्तों। अगला प्रश्न है कि ए सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है। ए सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो इसके लेखक की बात किया जा रहा है तो इसके लेखक जो हैं विक्रम सेठ हैं। कह रहा है कि द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ के लेखक कौन है दोस्तों? तो इसके लेखक की बात किया जाए तो इसके लेखक जो हैं यह हैं आपके युवराज सिंह हैं। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ के लेखक कौन है? युवराज सिंह हैं। और वहीं बात किया जाए माई कंट्री माई लाइफ के लेखक जो हैं लाल कृष्ण आडवाणी हैं। कह रहा माई टूथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक की बात किया जा रहा है माई टूथ के नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंदिरा गांधी हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कह रहा है कि नेमसेक, निम्नलिखित में से नेमसेक पुस्तक के रचयिता कौन है। नेमसेक पुस्तक के रचयिता हैं झुप्पा लाहिड़ी हैं आपके। कौन है? झुप्पा लाहिड़ी नेमसेक पुस्तक लिखे हैं। चलिए इसमें अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। गोविंद बल्लभ पंत को जो है इनको भारत रत्न कब दिया गया था दोस्तों? तो इनको भारत रत्न जो दिया गया था यह दिया गया था आपका 1957 में। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने कि वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना सभी निम्नलिखित में से किसके कारण है। यह दोस्तों आपके आबादी बढ़ने के कारण है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, मिट्टी की बारात नामक कविता किसके द्वारा लिखी गई है। कह रहा मिट्टी की बारात नामक कविता किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसके लेखक की बात किया जा रहा है तो इसके लेखक हैं शिव मंगल सिंह सुमन है। कौन है? शिव मंगलम सिंह सुमन है। कह रहा कि लॉर्ड ऑफ द
फ्लाइंज, कह रहा कि लॉर्ड ऑफ द फ्लाइंज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं दोस्तों विलियम गोल्डिंग हैं। अगला प्रश्न है कि गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? गीत गोविंद पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों आपके जयदेव हैं। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया कि रिबूटिंग गवर्नमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रिबूटिंग गवर्नमेंट नामक पुस्तक के लेखक आपके हैं कहाँ? नंदन नीलकनी है। कौन है? नंदन नीलेकनी है। ऑप्शन बी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहा कि अतीत के चलचित्र किस लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है? अतीत के चलचित्र किसके द्वारा लिखा गया है? या महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक हैं फरीदा जकारिया हैं। कौन है? फरीद जकारिया हैं दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है कि असंगत मैच की पहचान करिए, इसमें से कौन सा गलत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रोकन विंग 2 है, इंदिरा गांधी द्वारा नहीं लिखी गई है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि पहले भारतीय जिन्होंने ग्रैमी जीवन पर्यंत उपाधि प्राप्त की है वह कौन व्यक्ति हैं? ग्रैमी जीवन पर्यंत उपाधि प्राप्त करने वाले जो व्यक्ति हैं यह आपके हैं दोस्तों, ऑप्शन कौन सही होगा? ऑप्शन सी वाला हमारा सही होगा, तब पंडित रविशंकर हैं। अगला प्रश्न बात कर लेते हैं, इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसने उसी विषय में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले, एक ही विषय में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन व्यक्ति हैं? यह हमसे पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन है? जॉन बारडीन है। कौन है? जॉन बारडीन। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा जा रहा है कि 25 नंबर का, निम्नलिखित में से किसने विभिन्न विषयों में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं? विभिन्न विषयों में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले हैं आपके मैडम क्यूरी हैं। 26 नंबर का प्रश्न है 226 का। इसमें दोस्तों आज सभी वीडियो को कंप्लीट कर देते हैं, सभी प्रश्न को एक ही वीडियो में आज का कवर हो जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक नहीं है? इनमें से अजैविक नहीं है दोस्तों, तो ऑप्शन सही होगा कवक जो है अजैविक नहीं है। पूछा गया है कि चिपको आंदोलन संबंधित है, चिपको आंदोलन का संबंध किससे है दोस्तों? तो पादप संरक्षण से संबंध है चिपको आंदोलन का। अगला है कि एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन जिनका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से संबंध होकर विश्व को बचाना है, कौन सा आंदोलन है दोस्तों? कौन सा है दोस्तों? तो ये ग्रीन पीस है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहा कि दांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? दांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य जो है यह आपके कर्नाटक राज्य में स्थित है, ऑप्शन क्या होगा? डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा कि कीथम झील और सुर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस शहर के पास स्थित है? कीथम झील और सुर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य जो है यह कहाँ स्थित है? तो यह आगरा के पास में स्थित है, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहा कि एराविकुलम जो है एर्नाकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? एर्नाकुलम कहीं कहीं कुछ और लिखा रहता है दोस्तों, एर्नाकुलम इसको सही से पढ़ा जाए तो एर्नाकुलम कहाँ स्थित है? यह आपके केरल राज्य में स्थित है एर्नाकुलम। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने कि कह रहा है कि थट्टेकंड पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? थट्टेकंड पक्षी अभ्यारण्य कहाँ से स्थित है? तो इसका संबंध जो है दोस्तों आपके केरल से स्थित है। कहाँ से? केरल से। अगला प्रश्न है आपके सामने 32 नंबर का कि भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य की बात किया जा रहा है तो यह आपके स्थित है कहाँ? भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक राज्य से संबंध है इसका। ठीक है, तो दोस्तों हमारा आज का प्रश्न जो है यहीं समाप्त होता हुआ, जो स्टैटिक जीके के थे सभी प्रश्न यहाँ समाप्त हो गए दोस्तों। 2 वीडियो में हमने इसको कवर कर दिया। अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसको ज़रूर देखिएगा, पूरे प्रश्न आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। एक लाइक प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिएगा, लाइक तो कर ही देंगे आप। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।